जैसे ही आप पेपर में जाओगे आप कट ऑफ अपना क्रॉस कर दोगे अपने इंटरेस्ट वाले टॉपिक से ही। बट बेयर मिनिमम ये तो है ही कि आपको डीपीपी के थ्रू रिवीजन करना है, ठीक है। टॉपिक्स को छोड़ा तो जैसे ही छोड़ दिया आपने टॉपिक्स, तो क्या होगा कि जब हम पेपर में जाएंगे तो हमें आईनी का क्वेश्चन दिखेगा ना, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? उसमें क्वेश्चन को रीड करो, फिर आपसे बनेगा भी नहीं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मान लो रिजिट। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और बहुत दिनों के बाद एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भैया अब 11th भी वेस्ट हो गया है, कुछ लोगों का अब जुलाई मंथ आ गया है तो 12th भी थोड़ा सा वेस्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा कि क्या हम जेईई 2024 जो होने वाला है उसको क्रैक करेंगे या नहीं। और अभी आपको पता होगा कि जेईई 2023 का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड वगैरह का रिजल्ट भी आ गया है। तो कुछ बच्चे वैसे भी होंगे जिनका 7th राउंड तक लोग जाते हैं और उसके बाद भी वो रिपीट करते हैं। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा कि अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम अपना जेईई मेन का जो परफॉर्मेंस है, जेईई एडवांस का जो परफॉर्मेंस है वो शानदार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि 3 प्रकार के बच्चे होंगे जो मैंने डिस्टिंग्विश किया है। 3 प्रकार के बच्चे होंगे। अब जनवरी का जो अटेम्प्ट को मैं लेके चल रहा हूँ, वैसे तो अप्रैल में भी अटेम्प्ट होगा, बट इफ वी आर फोकसिंग ऑन द जनवरी अटेम्प्ट तो हमारे पास करीब करीब 6 महीने के आसपास बचा हुआ है, लगभग 6 महीने ही बचे हुए हैं। और 3 प्रकार के बच्चे होंगे। पहले कैटेगरी में वो होंगे जिनका 11th पूरा बर्बाद हो गया है और 12th का भी हाफ उन्होंने बर्बाद कर दिया। इसका मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। क्या वो कुछ कर सकते हैं? तो उस पर मैंने लिखा है कि सबसे पहले आप पे फोकस ये करना होगा आपको कि आप करंट को नहीं छोड़ेंगे, जो आपकी क्लासेस में चल रहा है करंट को स्किप नहीं करो, और आपको एक्स्ट्रा टाइम्स निकालना पड़ेगा अपने बैकलॉग्स को क्रिएट करने के लिए। मतलब डेली का 2 घंटा 3 घंटा आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा पुराने चीजों को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप ना 11th ढंग से पढ़े हो ना 12th ढंग से पढ़े हो, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। पहला कैटेगरी। दूसरे बच्चे वैसे हो सकते हैं जिन्होंने भाई 11th तो बिल्कुल बेकार कर दिया, लेकिन 12th में उनको होश आया, बोर्ड वगैरह का प्रेशर आया और 12th उन्होंने ढंग से करा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होगा कि जो करंट ऑलरेडी 12th आप कर रहे हो ना, तो करंट पे आप ऑलरेडी फोकस करो। और डीपीपी, जो आपको डीपीपी वगैरह मिलता है उसमें क्या होता है 11th के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसके थ्रू आप 11th को रिवाइज कर सकते हो। और एडिशनल पॉइंट, अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप फर्स्ट कैटेगरी से थोड़ा सा 1-2 घंटा निकाल करके पुराना रिवाइज कर सकते हो। बट बेयर मिनिमम ये तो है ही कि आपको डीपीपी के थ्रू रिविजन करना है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी ऐसा आता है बच्चा जो उसका 11th भी अच्छा है भाई, 12th भी अच्छा है, मतलब टॉप लेवल वाले बच्चे, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे टॉप लेवल वाले बच्चे होते हैं, तो उनका माइंड में शायद कम ही आएगा कि होगा या नहीं होगा, लेकिन उनके माइंड में ये हो सकता है कि क्या मैं 2 डिजिट रैंक ला पाऊंगा, 3 डिजिट रैंक ला पाऊंगा। तो मेरा यही कहना है, आपको जो करंट चल रहा है उस पर फोकस करिए, वीकली रिवीजन कीजिए। संडे जो आपको छुट्टी मिलती है उसमें थोड़ा सा टाइम निकालिए, बाकी डीपीपी और टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर ही रहोगे, जिससे आपको पुराना रिवीजन हो जाएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बच्चे जिनका इस प्रकार का होगा, एंड वी आर फोकसिंग ऑन द जनवरी अटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद लाइव एग्जांपल की मैं बात कर रहा था, जो बच्चे रिपीट करते हैं, अभी जेईई एडवांस की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और कुछ बच्चों को उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू कंपेंसेट विद एनी ऑफ द प्राइवेट कॉलेज, तो वो रिपीट करने का प्लान करेंगे। तो रिपीटर्स का भी रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग अभी चल रही है, उसके बाद भी प्रिपरेशन करके उसके बाद भी वो शानदार रैंक लाते हैं। उनमें भी बस खास बात ये होती है कि थोड़ा बहुत, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कोई कोचिंग वगैरह उन्होंने नहीं ली होती है, कोई गांव वगैरह छोटा वगैरह बस्ती से कर रहे होते हैं, एंड देन वो डायरेक्ट आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर वो कर सकते हैं 6 महीने में और शानदार रैंक ला सकते हैं, तो आप भी ला सकते हैं, सिलेक्शन तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये लाइव एग्जांपल रहा आपके पास, ठीक है। तो थर्ड वन इज डीपीपी के थ्रू, टेस्ट पेपर्स के थ्रू। ये आपको कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करता है आपके लिए एडिशनल, कि डीपीपी में वो पुराने क्वेश्चंस डालता रहता है, जिससे कि आपका 11th अगर कोई छूट गया है, अब करेंगे कैसे? डीपीपी मान लो कोई क्वेश्चन किया नहीं आया, तो तुरंत हम नोट्स पे जाएंगे, उस नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हमारे एटलीस्ट रिवाइज हो जाएंगे और टेस्ट पेपर्स के थ्रू भी हो जाएंगे, अगर टेस्ट पेपर को आप एनालाइज करते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 4, हाईली सेलेक्टिव स्कोरिंग टॉपिक। तो अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मान लो कोई टॉपिक है, जैसे मान लो खास करके बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अगर केमिस्ट्री के ऊपर बात करें, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर हो गया, जो जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक हैं, जैसे मैथ्स में सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ये सब क्या है ना, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, बहुत ही इजीली स्कोरिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले यू हैव टू चूज सम ऑफ द टॉपिक्स, लाइक आपने फिजिक्स में 10 टॉपिक ले लिया, केमिस्ट्री में 10 ले लिया, मैथ में 10 ले लिया, चलो 10-10 नहीं 5-5 ले लिया तीनों में से।
उसके बाद क्या है, उससे क्या होगा ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे ही आप पेपर में जाओगे आप कट ऑफ अपना क्रॉस कर दोगे अपने इंटरेस्ट वाले टॉपिक से ही, ठीक है। उसका अगला पॉइंट आपको बताऊंगा कि क्यों इंटरेस्ट वाला टॉपिक आपको चूज करना जरूरी है, बट आप समझ गए कि आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट का जोन ये है, ये टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग है और उन पे सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि उसके क्वेश्चन स्किप ना हो, ठीक है, जिससे कि आपका मिनिमम बेयर मिनिमम कट ऑफ तो क्रॉस कर ही जाए। उसके बाद मार्क द टफ टॉपिक्स। टफ टॉपिक्स में सबको पता होगा, एक तो फिजिक्स का आरबीडी आता है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और मैथ में जैसे कैलकुलस वगैरह आता है, बट कैलकुलस पूरा आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन कैलकुलस का इंटीग्रल मान लेते हैं, छोड़ने का बोल रहा हूं मैं। और केमिस्ट्री में आप सबको पता होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हमें इन सब टॉपिक्स को छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का फायदा क्या होगा, अगर मान लो आपने टॉपिक्स को छोड़ा, तो जैसे ही छोड़ दिया आपने टॉपिक्स, तो क्या होगा कि जब हम पेपर में जाएंगे तो हमें आयनिक का क्वेश्चन दिखेगा ना, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, उसमें क्वेश्चन को रीड करो, फिर आपसे बनेगा भी नहीं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मान लो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का कुछ डरावना सा क्वेश्चन है, अगर आपको पहले से पता है कि आरबीडी को मुझे लास्ट में करना है, तो आपका क्वेश्चन रीड करने का टाइम बचेगा, क्वेश्चन सब कुछ का टाइम बच जाएगा, है ना। तो इसलिए टफ टॉपिक्स को पहले माइंड में मार्क करके रखो कि इनके क्वेश्चंस को मुझे लास्ट में करना है, तब जाके टाइम जो है पेपर में आपका बचेगा, ठीक है। नंबर 6 में मैंने लिखा था नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। आप ऑलरेडी बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो दोबारा जो करंट के टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनका पहले प्रायोरिटी में करके आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो। फॉर्मूला सीट मैं बोल बोल के थक गया हूँ पुराने वीडियोस में। फॉर्मूला सीट आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग, बिकॉज एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास पूरा कॉपी रिवाइज करने के लिए नहीं होगा, यही ब्रह्मास्त्र आपके लिए होगा। और एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट के नहीं भी हो तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स लाइक बाई मॉलिक्यूल्स, ये सब जो है ना, ये सब जो चैप्टर्स थे, पॉलीमर्स, इन सब में एनसीईआरटी बहुत काम किया। जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं उसके लिए एनसीईआरटी रामबाण की तरह होती है और आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई, और अभी भी हो सकता है, ठीक है। नाउ सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आर मच लेस रेलेवेंट, लेकिन वो भी रेलेवेंट हैं देखते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कितनी सारी मुहिम चली थी, है ना, कि भाई मुझे तो बोर्ड में कितनी सारे बच्चों के 75% नहीं आए, हमने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब तो बात की बात है, ठीक है, जेईई एडवांस, जेईई मेन, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। सबसे पहले हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि क्या हम बोर्ड में 75% ला पा रहे हैं, क्योंकि दिस इज द बेयर मिनिमम। आपको इतना तो लाना ही पड़ेगा 75% से ऊपर का कैटेगरी में जाने के लिए, ठीक है। तो बोर्ड में आपके 75% होने चाहिए, उसके लिए एनसीईआरटी करो, है ना, सॉल्व एग्जाम्पल करो, हो जाएगा। बट बोर्ड में 75% आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही खराब लगता है जब आप जेईई के लेवल के बच्चे हो और आपका सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप बोर्ड में 75% नहीं ला पाए। कई सारे बोर्ड जैसे कॉमेट के वगैरह में भी मैं देख रहा हूँ 60-70% मिनिमम होता है। प्लीज डू वेल एंड डू स्कोर इन बोर्ड्स। नंबर 9 में मैंने बोला प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे फालतू के सारे ये सब का फॉर्म भरो, एलपीयू वगैरह ना, अभी इन सब का फॉर्म नहीं भरना है। आप माइंड में ये रख सकते हो, बिटसेट पिलानी का, बिटसेट का रख सकते हो, कॉमेट के का रख सकते हो, और वीआईटी का रख लो ताकि 1 और 2 कैटेगरी वाले में आ जाओ, या एमआईटी का रख सकते हो, ठीक है, जो अच्छे कॉलेज हैं। इनको बस अभी कुछ इस पे नहीं करना है, बस मैं बोल रहा हूँ माइंड में रखने के लिए। खास करके बिटसेट का आप रख सकते हो, ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बट रख सकते हो। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें डू और डाई वाला सिचुएशन हो गया और पूरा आप हरास हो जाओ, जैसे जनवरी अटेम्प्ट हो आए नहीं, आपका एकदम पागल हो जाओ। तो आपके माइंड में रहना चाहिए बैकअप भी हमेशा। और सिंपल बात है, जो बच्चे ये क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं उनके लिए एक ही रिप्लाई है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो भैया आपका तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नो इफ एंड बट्स होने ही नहीं चाहिए कि होगा या नहीं होगा। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम कर दे, जो हमारे पास टाइम बचा है ना हम कर दे, ताकि बाद में रिपेंट नहीं हो कि टाइम था लेकिन हम कर नहीं पाए। तो मेरा सिंपल सा मानना होगा कि आपको इफ एंड बट्स देना ही नहीं भाई, अपना करते जाओ। बाकी मैंने प्लानिंग बता दिया कि आपको कैसे करना है, एंड दिस इज ऑल। आप करोगे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और चैनल पे अगर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, आई लव यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।